ट्वेल्थ का क्लास के 12वीं के लेखा शास्त्र में सिलेबस 25 नंबर की साझेदारी होती है, 12 नंबर की कंपनी जिसमें शेयर और डिबेंचर है जिसके और 7 नंबर की जॉइंट वेंचर है, 8 नंबर का कंसाइनमेंट है और 8 नंबर के आपके गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेके नोट। जो पार्ट क है जो आपको 60 नंबर का है और पार्ट ख है जो 20 नंबर का है, जिसमें वित्त विवरणों का विश्लेषण 7 नंबर का है, अनुपात विश्लेषण 9 नंबर का और लेखांकन शास्त्र में नैतिकता 4 नंबर की है। यह पूरा सिलेबस है, 12 पार्ट है। सबसे पहले हमें साझेदारी का परिचय पढ़ते हैं। जो आपको 11th क्लास में साझेदारी का परिचय एक बार पूरा मैंने रिवीजन पढ़ा दिया गया है और उसमें रिवीजन भी करवा दिया गया मैंने। फिर नए साझेदार का परिचय का आधा सिलेबस आधा पार्ट मैंने करवा दिया है, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश में अनुपात निकालना, ख्याति का मूल्यांकन करना, ख्याति का लेखांकन करना, ये बता दिया है। तो एक बार मैं नए साझेदार का परिचय में आपको एक बार वापस रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। साझेदारी का परिचय में क्या क्या पढ़ना है। पहले है साझेदारी का अर्थ। वैसे साझेदारी के परिचय जिसमें से एक 4 नंबर का सवाल और एक साथ 1 नंबर का प्रश्न आता है। साझेदारी का परिचय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार बताया गया है, जो 1 अक्टूबर 1932 में लागू हुआ। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। अब भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। और एक आपको कॉन्टैक्ट एक्ट बताया गया है, जो पहले साझेदारी अधिनियम लागू होने से पहले भारत में कॉन्टैक्ट एक्ट चलता था, जो अनुबंध अधिनियम चलता था, वो 1800 कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 बताया गया। और साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 के बताया गया हुआ है। साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई एक अकेला व्यापारी बढ़िया व्यापार चला रहा था, तो साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? साझेदारी की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी, एक व्यापारी अकेला होता है, उसके पास पूंजी होती है, सीमित होती है, मैनेजमेंट करने के लिए वो अकेला है, कहीं जाए या बंद करे या कोई कार्य आ जाए तो वो व्यापार को बंद करना पड़ता है। एक की बुद्धि और अधिक लोगों की बुद्धि में फ़र्क होता है, ताकि कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, व्यापार को और बढ़ाया जाए। तो एकल व्यवसाय की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ी थी। जो एक अकेला व्यापारी व्यापार करता था, जिसमें जो जो कमियां आई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता पड़ी थी। अब साझेदारी की विशेषता क्या है? साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। साझेदारी का मतलब यही होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यापार करते हैं तो साझेदारी कहलाती है। एक अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं होती है। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। कोई अकेला व्यक्ति स्वयं ही अपने एक साझेदार नहीं होता है। साथ ही उस व्यक्ति के बीच में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता मतलब वो पागल नहीं है, वयस्क होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति, पागल व कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति साझेदारी में शामिल नहीं हो सकता है। कंपनी अधिनियम में साझेदारी की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं बताई गई है, ठीक है। और कंपनी विधिक नियम 2014 के नियम 10 के अंतर्गत संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। अब दूसरा, पहला व्यक्ति था कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। दूसरा बात ये बताई कि साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध, भाई साझेदारों के बीच में यह अनुबंध होना चाहिए कि साझेदार करेंगे तो उसमें कितना कौन कैपिटल लगाएगा, कितने लाभ का अनुपात क्या होगा, व्यवसाय का संचालन कौन करेगा, ये मौखिक या लिखित होना चाहिए। बस अधिकतर साझेदारी में जो छोटे व्यवसाय उसमें लिखित भी हो सकती है, तो बड़े व्यवसाय के अंदर मौखिक साझेदारी नहीं होती है, लिखित साझेदारी होती है। लिखित साझेदारी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भविष्य में कोई विवाद न हो, इसलिए वो लिखित कार्य उपयुक्त होता है। लाभ का विभाजन, साझेदारों के मत सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि साझेदारी में लाभ होता है, उस लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा। या 2 साझेदार है वो बराबर बांटेंगे या अधिक है, कोई ज़्यादा लेगा या कम लेगा, पहले फिक्स अनुबंध होना चाहिए। चौथा पॉइंट है व्यवसाय का होना।
अगर आप साझेदारी कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो। बिना बिजनेस के लिए साझेदारी होना नहीं हो सकती है। व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा किया जाए, उनमें से किसी एक द्वारा। ये भी पहले निर्णय होना चाहिए कि भाई हम 4 व्यापार के साझेदार है और व्यापार है छोटा जिसमें एक व्यक्ति अकेला संचालन करने में योग्य है, तो चारों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। चारों की श्रम शक्ति को बचाने के लिए एक को सौंपा जाए, तो ये पहले निर्णय होना चाहिए कि एक व्यापारी अकेला साझेदार काम कर सकता है, तो उसको पहले से निर्णय होना चाहिए। अधिनियम, तो साझेदारी अधिनियम पहले से बता चुका, 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व मतलब होता है 4 साझेदार है, तो चारों साझेदार व्यापार में जितना घाटा आएगा उतना उससे असीमित तक आएगा, उनका कोई सीमित एरिया नहीं है। तो 1 लाख रुपए घाटा आया तो चारों बराबर है तो 25-25 हज़ार आएगा। अगर उनका 5 लाख घाटा आया तो चारों के बराबर विभाजित होगा। तो साझेदारी में हमेशा दायित्व लाइबिलिटीज़ क्या होती है, असीमित होती है। ये कभी कभी प्रश्न आता है कि साझेदार 1 नंबर में साझेदार का दायित्व होता है, तो होता है असीमित। प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं, साझेदार को फर्म से साझेदार तो प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग ना होने से आशय है कि फर्म में सभी अनुबंध फर्म में लागू होते हैं। प्रत्येक साझेदार संयुक्त व व्यक्ति रूप से लागू होता है। अब साझेदारी के प्रकार, साझेदारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, दायित्व के अनुसार, समय के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार और वैधता के अनुसार। क्योंकि पहले मैंने आपको इस बारे में लिखवा चुका हूँ, आप मुझे सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। पहला दायित्व के अनुसार, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, असीमित दायित्व वाली। और सीमित और असीमित दायित्व की साझेदारी का मतलब होता है किसी साझेदार को अगर दायित्व सीमित है तो व्यापार में घाटा होगा तो उसने अनुबंध किया हुआ है कि मैं इतने तक ही मेरा दायित्व सीमित है। अगर वो ये कहता है, उस अनुबंध होता है कि मैं किसी साझेदार का दायित्व 1 लाख रुपए तक सीमित है, तो व्यापार में अगर घाटा होता है तो वह साझेदार 1 लाख रुपए तक ही उसका दायित्व रहेगा। असीमित साझेदारी में क्या होता है, अगर सभी साझेदारों में तो कोई अनुबंध नहीं होता है और जितना भी दायित्व व्यापार का उत्पन्न होगा उतना ही उनको चुकाना पड़ेगा। समय अनुसार निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन समय, साझेदारी 2 होती है, एक निश्चितकालीन और एक अनिश्चितकालीन। निश्चित कार्य करने के लिए जैसे होता है टेंडर होता है, सरकारी कार्यालय में टेंडर हुआ, कुछ हुआ 1 साल या 2 साल के लिए अगर टेंडर मिला, 2 व्यक्तियों ने मिलकर 1 साल के लिए वो टेंडर लिया, तो उनकी साझेदारी 2 व्यक्ति की वो टेंडर कार्य होगा तब तक वो उनकी साझेदारी होगी। उसके बाद निश्चित समय समाप्त होने पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और निश्चितकालीन साझेदारी में क्या होता है, कोई व्यवसाय करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म तो चलता रहेगा, उसका कोई समय सीमा नहीं है, जब तक चलता ही रहेगा, उससे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ और चलता रहेगा। अगले उसके बाद उद्देश्यों के अनुसार साझेदारी, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी वो साझेदारी होता है जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, वो चलता रहता है काम, जो व्यवसाय। इसमें यदि साझेदारी की निश्चित अवधि नहीं होती है, व्यापार स्टार्ट कर दिया, वो निश्चित समय नहीं है, उसके समय चलता रहेगा, व्यापार चलता रहेगा। अनिश्चित साझेदारी की तरह ये व्यापार चलता रहेगा। और विशेष उद्देश्य में क्या होता है, किसी कार्य करने के लिए, जैसे किसी आपने टेंडर लिया, स्कूल बनाने की, बिल्डिंग बनानी, पुल बनाने का लिया, कोई और कार्य किया, तो विशेष उद्देश्य वो कार्य पूर्ण होते हुए साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग बन गई, आप दोनों की साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो गई, और पुल बन गया तो आप साझेदारी स्वतः ही साझेदारी। वैधता के आधार पर, चौथा है आपकी साझेदारी वैधता के आधार, वैध साझेदार, अवैध साझेदार। साझेदारी में अवैध गुण नहीं पाए जाएंगे तो वो वैध साझेदारी है। अब अवैध के क्या गुण हैं, अवैध के क्या क्या गुण रहेंगे, पहले अवैध के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कार्य, वो कार्य गैर कानूनी नहीं हो, कोई भी कार्य गैर कानूनी हो, जिस कार्य के लिए अगर लाइसेंस की आवश्यकता है और जिस कार्य में सरकार ने प्रबंध ये कर रखा है कि प्रतिबंध कर रखा है कि कार्य आप नहीं कर सकते, तो वो गैर कानूनी कार्य 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति साझेदारी के रूप में करते हैं तो अवैध साझेदारी कराएंगे। दूसरी बात है सदस्य गए, कम से कम आपको 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य अधिक होती हैं तो वो साझेदारी अवैध कहलाएगी। जबकि और लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध साझेदारी है तो वही अवैध कहलाएगी। और भारत ने माना कि किसी देश को शत्रु देश घोषित कर दिया और उस देश के साथ अपने साझेदारी की तो वो भी अवैध साझेदारी कहलाएगी। बाकी सभी साझेदारी वैध होती है। तो ये साझेदारी के प्रकार थे जो पहले ही बताए थे। वैसे परीक्षा में इन साझेदारी के प्रकार और अकाउंट्स में इनसे कम लेना होता है, पर एक आपको बेसिक जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि साझेदारी का
अकाउंट में ज़्यादा सवालों का उपयोग ज़्यादा होता है। अब है साझेदारी सरलेख। एक साझेदारी सरलेख साझेदारी का बायोडाटा है, मतलब पूरा परिचय होता है। जिस तरह व्यक्ति का बायोडाटा होता है कि उसका नाम क्या है, पिता क्या नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, क्या पढ़ाई लिखी, उसकी माता क्या नाम है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, उसका वो पूरा एक बायोडाटा होता है। उसी तरह साझेदारी का एक बायोडाटा होता है। उस साझेदारी का फर्म का नाम क्या है, फर्म किस जगह है, फर्म के में कौन कौन पार्टनर हैं, उनका पता क्या है, साझेदार व्यवसाय की प्रगति क्या करते हैं, किसका व्यापार है उनके पास, व्यापार करते हैं वो पार्टनर कैसे लाभ बांटते हैं, उन्हें किसने कितनी पूंजी लगाई, पूंजी पर उनको ब्याज देना है या नहीं देना है, अगर बीच में वो पैसे निकाल रहे हैं, आहरण बताया मैंने आपको पहले भी, पैसे निकालना आहरण कहलाता है। पैसे निकाल रहे हैं तो आहरण निकाले तो आहरण पर ब्याज क्या है। फर्म में अगर पुस्तक साझेदारी की पुस्तकें रखने की 2 विधियाँ बताई थी पहले, तो पुस्तकें रख रहे हैं तो कौन सी विधि से रख रहे हैं। साझेदार को देय वेतन कमीशन बोनस कर दिया जाता है तो क्या प्रावधान है, खातों का ऑडिट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, और साझेदारी की अवधि क्या है। तो एक फर्म का पूरा बायोडाटा है, साझेदार खाते रखने की विधि क्या है, उनका अधिकार कर्तव्य क्या है। ठीक है, साझेदार अगर मर जाता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, या मर जाता है या नए साझेदार का प्रवेश होता है, उसमें लेखांकन कैसे करना है। तो पूरा फर्म का एक बायोडाटा है, वो साझेदारी सरलेख कहलाता है। अगर 2 साझेदारों के मध्य कोई सरलेख नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया और साझेदारी स्टार कर दी, तो साझेदारी अधिनियम क्या कहता है, साझेदारी सरलेख के अभाव में क्या क्या नियम लागू होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट नियम आपको ध्यान रखना है। पहला आपको होता है लाभ विभाजन। ठीक है, पहला है लाभ विभाजन। अगर साझेदारी में अनुबंध कोई एक्ट के अनुसार हमने अनुबंध नहीं किया तो हम जितने भी साझेदार है वो लाभ हमेशा बराबर बांटेंगे। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। साझेदारी सरलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा है आहरण पे ब्याज। आहरण पे ब्याज साझेदारी सरलेख के अभाव पर न आहरण पे ब्याज लिया जाएगा। आहरण पे हमेशा ब्याज लेते हैं और पूंजी पर ब्याज हमेशा देते हैं। और साझेदार को पारिश्रमिक। साझेदारी सरलेख के अभाव में किसी साझेदार को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, न तो आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, और न ही वेतन या कमीशन दिया जाएगा। 5वां पॉइंट ये कहता है कि किसी साझेदार ने पूंजी के अलावा कोई अगर ऋण दे रखा है तो अगर साझेदारी सरलेख के अभाव में उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज देना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब साझेदारी की खाते रखने की विधि जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कॉपी और द्वारा समझा के मैं बोर्ड के द्वारा अगले वीडियो आपको इसमें बताऊंगा।